स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर और जैसा कि आप जानते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने जो सेशन नंबर 3 किया था बेटा, उसमें हमने सीखा था कि कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसका पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल किया जा सकता है, ये हमने सेशन नंबर 3 में समझा था। ये हमारा सेशन नंबर 4 है जिसमें हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने वहाँ पे पढ़ा था, जो द्विघातिक फॉर्मूला सूत्र हमने वहाँ पे पढ़ा था, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम इस एक्सरसाइज को हल करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। क्लियर। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम b² - 4ac निकाल के ये प्राप्त कर सकते हैं कि जो निम्न समीकरण है वो उनका जो मान है, ठीक है, उनका जो मूल है, उनका अस्तित्व है या नहीं है। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। कोई कंफ्यूजन इस चीज में ऑब्वियसली नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यदि स्मॉलर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो उसके मूल होंगे, और यदि b² - 4ac इस स्मॉलर देन 0 है तो उसके मूल नहीं होंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। तो देखिए जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उठाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कराती हूँ। तो देखिए 2x² + 4x - 4 बराबर 0 है। 2 से हम दोनों तरफ भाग कर लेंगे और भाग करके हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो बेसिकली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्लियर। किस तरीके से, -b ± b² - 4ac बटे 2a, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देंगे। a b c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे x के दो मान, x बराबर √33 माइनस का 1/4 और दूसरा x बराबर माइनस का 33 माइनस का 1/4। इस तरीके से हमें दो मूल ज्ञात हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो हमने कितनी आसानी से हल कर लिया। ये सब मैं आपको पहले वाले सेशन में करा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आपको यदि नहीं आप सेशन करके आई हो तो पहले जाइए, पहले सेशन नंबर 3 पढ़िए, तभी आपको सेशन नंबर 4 समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आपको सेशन नंबर 3 क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आने वाले हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। हमारे पास एक इक्वेशन है 4x² प्लस का 4√3x + 3 बराबर 0। यहाँ से हम 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग दिया, इसमें भी, ठीक है, और इसमें भी। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, x² प्लस √3x प्लस का 3/4 बराबर 0। दोनों पक्षों में हम क्या जोड़ सकते हैं, 1/2 √3 + 2 ये जोड़ सकते हैं। इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्यों जोड़ा हमने, क्योंकि बेटा x बराबर इतने के होता है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्लस √3/2 बराबर 0। तो बेटा यहाँ से हमें x प्लस √3/2 बराबर 0 प्राप्त हुआ, तो x बराबर माइनस का √3/2 प्राप्त हुआ। तो जो भी हमारी समीकरण है इसके दो मूल क्या हो जाएंगे, माइनस का √3/2 और माइनस का √3/2, मतलब दोनों ही सेम हो जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3/2 के बराबर आ रही है। इस तरीके से हमने इस सवाल को भी हल कर दिया। देखिए बहुत आसानी से आपको सवाल हल करने हैं, बस आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ याद रखनी है। पहला, आपको जो हमारा द्विघातिक सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो x की वैल्यू निकल के आती है, जो x की वैल्यू निकल के आती है वही उसके मूल होते हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, आपको दो समीकरण दिए गए हैं, क्लियर, और आपको इनके मान या फिर कहीं मूल ज्ञात करने हैं। पहला समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखिए, x - 1/x बराबर 3, जहाँ पे x आपका 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से आप इंटू करेंगे इस x की, इसमें इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा x²। देखो क्वेश्चन को डिटेल में ही समझाना पड़ता है मुझे। देखो इसकी इंटू इधर हो जाएगी x² माइनस का x, इसकी इंटू इधर भी हो जाएगी बराबर 3x। इसको आप ऐसे लिख लेंगे, क्लियर। यहाँ पे a b c के मान आपको ज्ञात हो जाएंगे। a b c के आपके मान आ गए, कितने आ गए, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1।
इनको आप बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के देखेंगे तो आपको मिलेगा 13 जो कि 0 से बड़ा है, अर्थात इसके वास्तविक मूल होंगे। आप क्या करेंगे बेटा, आप माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी इतनी। क्लियर? और इतनी। क्लियर? यहाँ से आपकी 2x की वैल्यू आ गई, यही आपकी इस समीकरण के मूल होंगे। क्या होंगे? एक तो होगा 3 प्लस अंडर द रूट 13 अपॉन 2 और दूसरा होगा 3 माइनस अंडर द रूट 13 अपॉन 2। इस तरीके से आपके दो मूल ज्ञात हो जाएंगे आपको। अगला देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है। आपके पास फिर से एक समीकरण है। क्या समीकरण है? 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस का 1 अपॉन x माइनस 7 बराबर 11 अपॉन 30, जहाँ पे x जो है माइनस का 4 और 7 के बराबर नहीं है। क्लियर? तो देखिए बेटा, x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 7, ये कैसे आया बेटा? एलसीएम लेके हमने ये ज्ञात कर लिया। इसको हल करेंगे तो हमें एक समीकरण मिल जाएगी, ये कितनी? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे हमने a का मान 1 आया, b का मान माइनस का 3 आया, c का मान 1 आया। इसको रख के देखेंगे हम किसमें? बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 जो कि 0 से बड़ी है, मतलब इसके भी वास्तविक मूल हमें मिल जाएंगे। वास्तविक मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें हम मूल रख देंगे, मतलब मूल नहीं, a b और c की वैल्यू रख देंगे। जब रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा, कितना मिलेगा? 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से x की एक बार वैल्यू आ जाएगी 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x की 1। तो इस तरीके से दो मूल बेटा हमारे क्या हो जाएंगे? 2 और 1। क्लियर? तो हमने देखो कितनी आसानी से इस सवाल को हल किया। कैसे किया? आपने आराम से देखा। ठीक है, तो इस सवालों को हम कभी भी हल कर सकते हैं, बस हमें ये देखना है कि a b c की वैल्यू क्या होंगी, उनको हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रख देना है और वहां से हमें x की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। क्लियर बेटा? अगला सवाल देखिए, एक क्लास टेस्ट में सिपाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। ठीक है बेटा, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता? 210 के बराबर होता। उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्लियर? देखने में आपको सवाल कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी सवाल है। कैसे? हमें क्या ज्ञात करना है? हमें देखना है कि शेफाली की गणित में कितने नंबर थे। तो हमने देखा, मान लिया कि गणित में उसके x नंबर थे, तो अंग्रेजी में उसके कितने होंगे? 30 में से x माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का योग किसके बराबर है? 30 के बराबर है। यदि उसको गणित में 2 अधिक मिलते तो x प्लस 2 होता और अंग्रेजी में 3 कम मिलते तो 30 माइनस x माइनस 3 होता। क्लियर? उनका गुणनफल कर दो। क्लियर? मतलब 27 माइनस x हो गया, ये इसको लिख सकते हैं 27 माइनस का x। अब x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स इनकी गुणा करें तो ये 210 के बराबर आएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको एक समीकरण नहीं, आपको बेसिकली हल मिल जाएंगे। x के 2 वैल्यू मिल जाएंगे, एक तो मिलेगा आपको x माइनस 12 बराबर 0, एक मिलेगा x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13। क्लियर बेटा? तो यदि गणित x बराबर 12 है तो गणित में उसके अंक कितने होंगे? 12, अंग्रेजी में होंगे उसके 18। यदि x बराबर 13 है तो गणित में उसके अंक होंगे 13 और अंग्रेजी में अंक उसके हो जाएंगे 17। इस तरीके से हम उसके अंकों की संख्या ज्ञात कर पाए और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि उसको अंक कितने ज्ञात हुए बेटा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल हमारा बहुत आसान होता है बेटा निकालना, बस हमें सवाल निकालने के तरीकों से हमें अवगत होना पड़ता है। सपोज कीजिए आपको 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया है। कितना दिया गया है? 180। छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या से 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि जो बड़ी संख्या है वो किसके बराबर है? x के, और जो छोटी संख्या है वो y के बराबर है। तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8x के। यहाँ से बेटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 180 के। तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना हो जाएगा? 180 के। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180
0 के बराबर हो गया। इसको जब आप करेंगे हल तो आपको प्राप्त होगा x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 18 और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10। तो देखो अब x की वैल्यू माइनस 10 तो हो नहीं सकती, क्लियर, क्योंकि x बड़ी संख्या है, ऋणात्मक तो होगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम x की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे 18। जब x की वैल्यू 18 लेके चलेंगे तो छोटी संख्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर द रूट x के बराबर। तो छोटी संख्या हो जाएगी अंडर द रूट 144, ये 12 के बराबर। कोई कंफ्यूजन बेटा? नहीं, इतनी आसानी से हमारा सवाल निकल गया। कोई कंफ्यूजन हुई निकालने में? बिल्कुल भी नहीं हुई। अगला सवाल दो। एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर हो अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करनी है। तो बेटा माना कि आपकी जो सवारी है उसकी औसत चाल आप x किलोमीटर पर आवर मान लो। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल x प्लस 11 मान लो, ठीक है। अच्छा, दूरी कितनी तय की गई है 132 किलोमीटर। तो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय t1 किसके बराबर होगा 132/x घंटे के बराबर, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय t2 बराबर होगा 132/x प्लस 11 घंटे के बराबर, क्योंकि समय किसके बराबर होता है दूरी बटे चाल के बराबर होता है। अब देखो बेटा इसको आप क्या करेंगे, ये लेके चलेंगे हम t1 बराबर t2 प्लस 1। यहाँ से आप इसको इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन करेंगे। बेटा आप ये खुद करके देखना, कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई हुई है। यदि मैं अभी यहाँ पे एक एक करके कैलकुलेशन दिखाऊंगी आपको तो पूरा सेशन इसी में निकल जाएगा। तो ये आप कैलकुलेशन देखना खुद करके, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ लिखे हुए हैं। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपकी वीडियो के नीचे आस्क एनी डाउट नाम का एक कॉर्नर है, ऐसे करके एक क्वेश्चन मार्क बन रहा होगा, आप जाइए और उस क्वेश्चन मार्क से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो देखिए बेटा x प्लस 44/0 मिलेगा हमें अंत में, और दूसरा मिलेगा x माइनस 33 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 44 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 33। अब देखो x की वैल्यू माइनस का 44 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि रेलगाड़ी की चाल कभी ऋणात्मक तो होगी नहीं। अरे रेलगाड़ी है, जब वो चल रही है, यदि सपोज करो रेलगाड़ी यहाँ से चलना शुरू हुई तो माइनस में तो चलेगी नहीं ना, हमेशा रेलगाड़ी की कुछ ना कुछ तो चाल उसने कवर की होगी, पॉजिटिव होगी। तो x की वैल्यू माइनस 44 के बराबर तो आएगी नहीं, इसीलिए x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 33 के बराबर हो जाएगी। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी होगी 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की कितनी होगी 33 में 11 प्लस कर दो मतलब 44 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमारे दोनों जो रेलगाड़ियां हैं उनकी औसत चाल निकल आई। कितनी? सवारी गाड़ी की निकली 33 और एक्सप्रेस की कितनी निकली 44 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अगला सवाल देखिए। सवाल क्या कहता है बेटा हमारा कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो बेटा देखो एक वर्ग है, हमें पता है जो वर्ग है उसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्लियर? तो सपोज करो कि छोटा वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है। छोटे वर्ग की भुजा x मीटर है और बड़े वर्ग की x मान लो, छोटे की y मान लो। क्लियर? प्रश्न के अनुसार x² प्लस y² 468 के बराबर। क्लियर? तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, दोनों के परिमापों का अंतर 4x माइनस का 4y किसके बराबर है 24 के बराबर है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई बराबर 6, x बराबर 6 प्लस वाई हो जाएगी। x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे और फिर हम इसको हल कर लेंगे। आप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जब आप हल करेंगे तो आपको y बराबर मिलेगा माइनस का 18 और y बराबर मिलेगा आपको 12। तो देखो बेटा y बराबर माइनस का 18 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब किसी वर्ग की भुजाएं हमें ज्ञात हैं तो वो भुजाएं कभी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, कुछ ना कुछ वैल्यू उनकी होगी। तो यहाँ पे x बराबर जो 12 है वो तो होगा नहीं। क्लियर? x बराबर माइनस का 18 तो होगा नहीं। क्लियर? ये तो होगा नहीं, इसको आप कैंसिल कर दो। x y बराबर 12 के बराबर आएगा। अब देखो छोटे भुजा की वर्ग हमारी कितने हो गई
y मीटर थी अर्थात 12 मीटर हो गई। कितनी हो गई? 12 मीटर हो गई। अब y का मान हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो x बराबर आ जाएगी 12 + 6 मतलब 18 मीटर। तो हमने ज्ञात किया कि जो छोटे वर्ग हैं उसकी जो चारों भुजाएं हैं उनका मान कितना है? 12 मीटर, और जो बड़ा वर्ग है उसकी भुजाओं का मान है 18 मीटर। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया। हमने सिर्फ क्या क्या लगाया? हमने सिर्फ भुजाएं लगाई, भुजाएं प्रश्न अनुसार हमने इक्वेशन बनाई, उनको हल किया, y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू से x की वैल्यू निकाली, और इस तरीके से हमें दोनों वर्गों की भुजाओं की जो माप है वो पता चल गई। तो देखिए बेटा, आज के सेशन में हमने क्या करा? आज के सेशन में हमारी जो प्रश्नावली थी हमने उसको हल किया। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है, आज हमने इस एक्सरसाइज में सीखा। उम्मीद करती हूँ आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड